हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी अड्डा में। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर से बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को रियल नंबर से। तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो मेरा एलसीएम एचसीएफ के बारे में सीखना है मुझे, और उसके साथ साथ में मुझे इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखने हैं। रैशनल नंबर प्रूव करना सीखने हैं। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ एचसीएफ और एलसीएम से। मुझे पता है, मैंने दो नंबर लिए, सपोज करो 540 है और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 360। इसका मुझे एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो पहले मैं इनके फैक्टर निकाल लेता हूँ। 540 के मैंने फैक्टर लिए, 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया 270। फिर 2 से डिवाइड करा मैंने 135। फिर 3 से डिवाइड करा तो मैंने देखा कितना आ गया 45। फिर मैंने 3 से डिवाइड करा, कितना आ गया 15। फिर 3 से डिवाइड करा, कितना आ गया 5। फिर 5 से डिवाइड करा, कितना आ गया 1। ऐसा ही मैंने 360 के फैक्टर निकाले। 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया 180। फिर से 2 से डिवाइड करा 90। फिर से 2 से डिवाइड करा, कितना 45। फिर 3 से डिवाइड करा, कितना 15। फिर 3 से करा, कितना आ गया 5। फिर 5 से करा 1। तो मैंने क्या करा, इन दोनों के जब भी मुझसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना पाए तो मैंने फैक्टर ले लिए। फैक्टर मेरे 540 के आ रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। एंड 360 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। या फिर मैं इसको 540 के फैक्टर्स को और कैसे लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन में पूछ लेगा 2 की पावर कितनी है 2 इंटू 3 की पावर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 3 के 1 2 3 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। एंड इन द सेम वे प्राइम फैक्टर ऑफ 360 कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ये मेरे हो गए प्राइम फैक्टर। अब मुझे निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। मैंने लिखा एचसीएफ, जैसे कि एचसीएफ सजेस्ट कर रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, यानी कि 540 में एंड 360 में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो लेंगे। कॉमन मल्टीपल फैक्टर आ रहा है वो लिया जाता है। तो मैंने देखा 2 की पावर 2 है यहाँ पर, 2 की पावर 3 है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है वो लिख लिया। 5 की पावर यहाँ पर भी कॉमन है, 5 की पावर यहाँ पर भी कॉमन है, 5 की पावर यहाँ पर। 2 का स्क्वायर करा 4, 3 का स्क्वायर करा 9 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 ही 5 ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 9 जा 36, 36 इंटू 5 कितना आएगा 180। ये मेरा एलसीएम आ गया। ऐसे ही एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम में क्या होगा, जो भी नंबर्स होंगे, जितनी नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर रिपीट हो रही होगी उन सबको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 है 540 में, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, 360 में 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 3 कॉमन आ गया। ऐसी 5 की पावर 1 यहाँ पर है, 5 की पावर 1 यहाँ पर है, दोनों में 5 की पावर 1 ही कॉमन है, लिख दिया। 2 3 जा 8, 3 3 जा 3 का होल क्यूब कितना होता है 27 मल्टीप्लाई बाई 2 का होल क्यूब कितना 8, 3 का होल क्यूब कितना होता है 27, 5 इज दिट इज मल्टीप्लाई कर लिया। 8 5 जा 40 इंटू 27, 27 का 40 में मल्टीप्लाई करा तो मेरा आ जाएगा 4, 4 7 जा 28, कैरी कितना 2, 4 2 जा 8 और 2 10 और एक ज़ीरो ये। तो एलसीएम आ गया मेरा 1080 एंड एचसीएफ आ गया हमारा 180।
ये हमारा, अगर मुझसे यही पूछ लेता इस क्वेश्चन में कि मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है, वो प्राइम नंबर हमें पता है वो नंबर होते हैं विच आर आइदर डिविजिबल बाय वन और बाय देमसेल्फ। तो मुझसे जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ लेगा तो मुझे ऐसे फैक्टर्स लाने हैं कि वो किसी या तो वन से डिवाइड हो रहे हो या फिर खुद से हो रहे हो। तो मैंने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे टू किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता, या तो वन से होगा या खुद से होगा, ऐसे ही थ्री, ऐसे ही फाइव। तो ये मेरे क्या लिखे हुए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही लिखे हुए हैं ये 360 के एंड 540 के। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, ये जो हमारा रैशनल और रैशनल नंबर पे बहुत पूछा जाता है, हर बार बोर्ड में एक न एक क्वेश्चन जरूर रहता है इसमें। तो इसके दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन को अभी डिस्कस करने वाले हम। पहला तरह के क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे पूछ लिया, बोल दिया कि प्रूव दैट √3 इज एन रैशनल नंबर। जब भी मुझे रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो मुझे पता है जब भी मेरा कोई रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो मुझे पता है वो एक रैशनल नंबर होना है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, रूट के अंदर 2 आ जाए, रूट के अंदर 3 आ जाए, रूट के अंदर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 हो, एक्स बाई जेड कोई भी वैल्यू हो। बस ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो मुझे पता है वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो बोर्ड वाले इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस बनाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो मेरा एक रैशनल नंबर में रहेगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे कि जो हमें रूट में जो वैल्यू दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, रैशनल प्रूव करना है, रैशनल मान लेंगे। रैशनल मानने के साथ में फिर हमें पता है, हमने स्टार्ट करते हैं। इस तरह की क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने क्या करा, लेट कर लिया मैंने √3 जो मेरा एक रैशनल नंबर है। अब जो रैशनल नंबर होते हैं मुझे पता है वो कैसे लेके जा सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लेके जा सकते हैं। मैंने लिख दिया √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। और जहाँ पर मैंने बता दिया वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, और जहाँ पर मैंने बता दिया क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। पहला स्टेप मुझे क्या करा, मैंने √3 को एक रैशनल नंबर मान लिया, मुझे इरेशनल प्रूव करवाना है। मैंने अज्यूम कर लिया कि √3 मेरा एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर मुझे पता है पी बाई क्यू की फॉर्म में लेके जा सकते हैं, वो मैंने लिख दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब मुझे अंडर रूट हटाना है LHS से, यानी कि √3 से। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दी। तो यानी कि अंडर √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, पी का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय कितना है, बाय 3। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो 3 है वो पी को भी डिवाइड करेगा, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब इस चीज़ को हमने जो बात लिखी है इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, या देखते हैं। जैसे सपोज करो मेरा 5a² इक्वल टू 15 स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है, मैंने ये बात जो लिखी है वही एग्जांपल समझा रहा हूँ कि 5 जो है वो मेरे 15 के स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करेगा, और 5a² जो है यानी कि 5 जो है वो 15 को भी डिवाइड करेगा। तो वही बात लिखी है मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं p की जगह पर कोई एक इंटीजर वैल्यू मान लूंगा। सपोज करा मैंने p को मान लिया 3 a के इक्वल, जो कि बेयर मैं लिख दूंगा, बेयर जहाँ पर मैं बता दूंगा कि ये a जो मेरा है कोई एक इंटीजर वैल्यू नंबर है, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। p की जगह पे 3 की स्क्वायर इक्वल टू
पी की जगह पर 3a लिखा, 3a का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया मेरा 3q² इज इक्वल टू 9a² के इक्वल आ गया। यहाँ से मेरी वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3q² इज इक्वल टू 9a² के इक्वल आ गया। 3 से मैंने ये कैंसिल आउट कर दिया, 9 को तो कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ a² आ गया। जो कॉन्सेप्ट मैंने ये पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर मेरा पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि अब पी भी मेरा क्या है, डिविजिबल है किसके, 3 से। तो सेम केस यहाँ पर लिखूंगा, इफ q² इज डिविजिबल बाय 3, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है। तो हमने लिखा था, जहाँ पर हमने अजम्पशन माना था कि √3 जो है मेरा p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने √3 को एक रैशनल नंबर माना हुआ है। और वहाँ पर बताया था p और q कैसा है, मेरे को प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमें पता है विच आर आइदर डिविजिबल बाय 1 और बाय देमसेल्फ। तो को प्राइम नंबर मतलब एक प्राइम नंबर का पेयर है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होंगे। p और q को यहाँ पर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों के दोनों मेरे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि हमने जो अजम्पशन माना हुआ है कि ये मेरा को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम तो है नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा p एंड q हैव 3 एज अ कॉमन मल्टीपल which are not which are contradictory which are contradictory to our assumption which are contradictory to our assumption, hence our assumption is wrong। तो √3 कैसा नंबर होगा, √3 इज अ इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे स्टेप्स एज एज इट इज ही लिखने हैं, हमें अच्छे से याद रखना है ये सारी चीज़ें। और हर बार बोर्ड में इसमें क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस चीज़ को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हमें दिया था कि √3 को मुझे एक रैशनल नंबर प्रूव करना था, तो मैंने क्या करा, √3 को एक रैशनल नंबर मान लिया। जो प्रूव करना था उसको अपोजिट कंसिडर कर लिया। तो कोई एक रैशनल नंबर है, मुझे पता है मैं उसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैंने उसको लिखा। फिर मैंने बता दिया p और q मेरे क्या है, एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 के, कि 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। फिर मैंने बता दिया, वहाँ पर ही मैंने लिख दिया है कि q इज़ नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। फिर उसके बाद में क्या करा, मुझे रूट आ गया, रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, तो वहाँ से मेरे वैल्यू आ गई 3 इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मेरी वैल्यू आ गई 3q² इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मेरी वैल्यू आ गई 3q² इज इक्वल टू p²। वहाँ पर मुझे पता चल गया कि p मेरा जो 3 जो है p² को डिवाइड कर रहा है, तो वो मेरा 3 जो है p को भी डिवाइड करेगा। उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया। फिर मैंने क्या करा, p को मैंने क्या करा, एक को अलग इंटीजर मान लिया, 3 a माना। 3 a क्यों माना, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो √3 दे रखा है ना, जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी होगी उसके ही इक्वल मानूंगा। और ये इंटीजर बता दिया मैंने कि ये कोई एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर वैल्यू है ए। फिर मैंने क्या करा, ये वैल्यू पी की इक्वेशन नंबर 1 में लगा दी। इक्वेशन नंबर 1 में लगा दी, तो वहाँ से मैंने मेरा वैल्यू आ गया 3q² इज इक्वल टू 9a²। 3 से मैंने 9 को कैंसिल आउट करा, तो q² इज इक्वल टू आ गया मेरा 3a²। तो सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने पीछे पढ़ा है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग गया। वो पूरी इस जो बात हुई मैंने यहाँ पर लिखी है, वही बात मैंने दोबारा से यहाँ से लिख ली। फिर मैंने देखा, फिर हमने नोटिस किया कि हमने तो p और q को कोप्राइम नंबर माना था, लेकिन 3 जो है वो मेरा दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो यानी कि जो मैंने अजम्पशन माना हुआ है वो क्या ऐसा हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसलिए √3 मेरा कैसा नंबर बन गया, एक इरेशनल नंबर बन गया। इस चैप्टर में बस यही बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, बाकी की हम
पी वाई क्यूज देखते हैं, बिना टाइम किए अपना स्टार्ट करते हैं। लास्ट पहला पी वाई क्यू 2020, आई थिंक 2025 का या फिर 2024 का क्वेश्चन है ये। तो लास्ट, तो चलो स्टार्ट कर दे, मेरे साथ पढ़िए आप लोग भी। दे रखा है एस सी एफ 98,28 का एस सी एफ दे रखा है, दो नंबर से हैं उनका एस सी एफ दे रखा है एम, और एल सी एम दे रखा है उन दो नंबर का एन। तो मुझसे वैल्यू पूछिए n-7 m की वैल्यू क्या होगी। मुझे एच सी एफ दे रखा है 98 और 28 का, तो मैंने क्या करा, एच सी एफ जब भी देगा, जो भी नंबर दे रखे होंगे उनके अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, जो भी नंबर दे रखे होंगे उनके अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 98 के मैंने फैक्टर निकाले, क्या आ गया 49। फिर से मैंने 7 से डिवाइड करा, 7 7 जा 49, फिर 7 बन जा 7। ये मैंने 28 के फैक्टर निकाले, 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया 14। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 7, फिर 7 से डिवाइड होगा तो कितना आ गया 1। तो मेरा 98 के फैक्टर आ रहे हैं 2 × 7 की पावर 2, एंड 28 के फैक्टर आ रहे हैं 2 की पावर 2 × 7 की पावर 1। ठीक, ऐसी अब वो वैल्यू होती है जो भी मुझे क्वेश्चन में नंबर दे रखे हैं उनके लोएस्ट पावर के कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो मुझे दे रखा है 98, 98 की पावर, 98 में क्या है 2 की पावर 1, और 28 में 2 की पावर कितनी है 2। तो लोएस्ट कौन सी होगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इन मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट पावर। मेरा क्या होता है एच सी एफ में लिया जाता है, तो यहाँ पर क्या 7 है, यहाँ कितना है 7 की पावर 1 है, 28 में क्या है 7 की पावर 1 है, और 98 में क्या है 7 की पावर 2 है। तो लोएस्ट कौन सी हुई 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 कितना आ गया 14। एलसीएम में कौन सी पावर कॉमन ली जाती है, एलसीएम में कौन से फैक्टर्स लिए जाते हैं। आरसीएम के केस में हाईएस्ट पावर ली जाती है, एचसीएफ के केस में लोएस्ट पावर ली जाती है। तो एलसीएम के केस में मेरा कितना, यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पर 1, यहाँ 2, हाईएस्ट कौन सी है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हुए, यहाँ 7 की पावर 2, यहाँ पर 7 की पावर 1, तो कितना कॉमन 7 की पावर 2। तो यानी कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 × ये मेरा कितना 7 का स्क्वायर कितना 49, तो ये मेरा आ गया 196। अब इसमें इन वैल्यू को क्वेश्चन में दे रखा है, एच सी एम मुझे बता रखा है एम, एंड एल सी एम बता रखा है मुझे एन के इक्वल। मुझसे पूछा है n-7 m की वैल्यू बता दो क्या होगी। जो मेरी वैल्यू आई है वो मैंने रख दी। n मेरा आया 196 माइनस 7, m की वैल्यू मैंने निकाली है कितनी 48, 48। तो मैंने 96, 196 माइनस का 14 7 जा 98, 196 में से 98 माइनस करा तो कितनी वैल्यू होगी 98। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया 98। आसान क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे लिए स्कोरिंग होते हैं। थोड़ा बस क्वेश्चन को एक दो बार अगर समझ में नहीं आए, एक बार रीड कर लेना। अगर क्वेश्चन टफ लगेगा, क्वेश्चन ऐसा टफ तो नहीं था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में हमें बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, और इसी तरह इसी टाइप की पैटर्न बना दिया है बोर्ड ने आजकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उस जिसको पढ़ते हैं मेरे साथ में पढ़िए आप सब। क्वेश्चन कह रहा सो दैट 11 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर, इसके नॉट अ प्राइम नंबर बता रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसा है, ये कैसे नंबर होने हैं कंपोजिट नंबर होने हैं। कैसे नंबर कंपोजिट नंबर, इसकी जगह पे कंपोजिट नंबर भी लिखा दे सकता है। प्राइम नंबर वो नंबर विच आर आइदर डिविजिबल बाय 1 और बाय देमसेल्व्स, और जिनके कॉमन फैक्टर केवल एक ही होता है प्राइम नंबर के केस में। लेकिन को प्राइम नंबर के केस में जो कॉमन फैक्टर होते हैं दो होते हैं या फिर दो से ज़्यादा होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे बोल रहा है, मैं लिख लेता हूँ नंबर्स जो दे रखे हैं, 11 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाई 11। मैंने क्या करा 11 कॉमन ले लिया, 11 कॉमन लिया तो ना क्या आ गया 19 × 23 प्लस का 3। इन दोनों का मल्टी मैंने 11 एज इट इज रहने दिया, 19 का 23 में मल्टीप्लाई करा, 19 3 जा 57, कैरी कितना 5, 19 2 जा 38 प्लस का 5 43 प्लस का 3। तो ये मेरा आ गया 440।
आपका भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरे 444 के मुझे पता है क्या है, दो से ज़्यादा वेक्टर आएंगे। 444 के दो से ज़्यादा वेक्टर आएंगे तो मैं लिख दूंगा यहाँ, या तो यहाँ पर लिख दूँ हैंस इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन और इसके लिए अच्छा तरीका ये है कि मैंने इतना क्वेश्चन कर लिया, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 11 मल्टीप्लाई बाई 440। इसको मैंने बता दिया क्या इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर। सो 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस का 3 इंटू 11 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इस तरह के क्वेश्चन मेरे एक नंबर के आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। इस तरह के क्वेश्चन में हमें या तो यहाँ तक या तरीका करें, या फिर अगर ये करेंगे तो ये मेरा बेस्ट है, ये वाला राइट वाला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अच्छा, फैक्टर ट्री पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुझे एक ट्री दे रखा है, फैक्टर ट्री दे, मुझे एक फैक्टर ट्री दे रखा है और उसमें मुझसे एक्स बाई ए और बी की वैल्यू पूछी हुई है। फिर जब मुझे एक्स बाई ए बी की वैल्यू फाइंड कर लूँ, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि मुझे एक्स के प्राइम फैक्टर भी निकालने हैं। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी मैं फैक्टर्स निकालने के लिए बात करूँगा, जैसे यहाँ पे ए बी है, जैसे जैसे यहाँ पर बाई है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर एक्स है। मुझे इन तरह के क्वेश्चन में जब भी स्टार्ट करूँगा तब क्या करूँगा, मैं अगर एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने क्या करा, मैंने 35 का देखा। 35 के फैक्टर्स क्या क्या दे रखे हैं उन्होंने, ए सॉरी बी, बी और 5 दे रखा है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे मेरा 35 आ रहा है। तो बी मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 35। 5 से मेरा ये कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम्स, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 7। बी कितना आ गया मेरा 7। अब मुझे निकालना है ए। तो मेरा वो 210 कब आ रहा है, ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 70 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने देखा ए मल्टीप्लाई बाई 70 इज इक्वल टू 210। तो ए से मैंने 70 से मैंने 210 को कैंसिल आउट करा कितना टाइम, 3 टाइम्स। तो ए की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 3। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ऐसे ही ऐसे ही मैं क्या करूँगा, एक्स और बाई की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने बाई की वैल्यू निकाली पहले। बाई के जो फैक्टर आ रहे हैं क्या, 2 एंड 210। तो मैंने ये देखा था इन दोनों नंबर का मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, एक ऊपर वाला नंबर आ रहा था ट्री का। तो यानी कि 2 इंटू 210 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा बाई आ जाएगा। तो बाई की वैल्यू आ जाएगी, 2 का 210 में मल्टीप्लाई करूँगा 420। ये मैंने लिख दिया 420। ऐसे ही मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा। एक्स की वैल्यू क्या करूँगा, मैंने निकाला एक्स इक्वल टू 2 इंटू बाई। बाई की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, 420। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 420 कितना आ गया, 840। 840 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 840। ये अब मुझसे पूछा है एक्स बाई, अब मुझसे पूछा है एक्स बाई ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद में मुझे एक्स का प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर यानी कि 840 के निकालने हैं। इतना नोट कर, इतना करने के बाद में मैं इन सबको हटाता हूँ, फिर हम 840 के फैक्टर निकालते हैं। अब हम 840 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से मैंने डिवाइड करा कितना आ गया, 420। फिर ये 2 से डिवाइड करा कितना आ गया, 210। अब 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 105। फिर 3 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 35। फिर 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 7। फिर 7 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 1। तो प्राइम फैक्टर आ गया 840 के 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 1। ये मेरा क्या है, 840 के प्राइम फैक्टर आ चुके हैं।
ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मुझे केस स्टडीज़ में भी मिल जाते हैं, जहाँ पर मुझे क्या होगा, एक्स बाई ए की वैल्यू, इन्हीं के क्वेश्चनों को जो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिया है, इन्हीं जब जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है यही क्वेश्चन सेम होगा। ये एक्स बाई ए एंड बी एक एक नंबर में क्वेश्चन दे रखा होगा, तो 4 नंबर का क्वेश्चन केस स्टडी में भी बन जाता है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द एच सी एफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज़ 1, देन देयर एलसीएम इज़। क्या वो बता रहा है? एच सी एफ बता रहा है 2 नंबर का, क्या ए और बी का कितना, 1 बता रहा है। तो मुझसे एलसीएम पूछा हुआ है, एलसीएम निकाल दो ए कॉमा बी का। तो देखिए एलसीएम मुझे पता है वो नंबर, वो लोएस्ट वैल्यू कॉमन होती है। जैसे अगर मैंने ए और बी है, ए और बी मेरे पास नंबर है, मैंने ए को डिवाइड करा ए से तो कितना आ गया 1, ऐसे ही बी को डिवाइड करा बी से कितना आ गया, बी से को डिवाइड करा 1। एलसीएम मैंने मुझे पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है मेरा एचसीएफ। तो ए के फैक्टर आ गए मेरे ए, और बी के फैक्टर आ रहे हैं बी। दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो उस केस में एचसीएफ हो जाता है 1। जीरो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है, जीरो नहीं होगा जब भी मेरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाता है 1। ऐसे ही एलसीएम मुझे पता है, एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एलसीएम निकालने के लिए क्या करता हूँ, जो भी मेरी हाईएस्ट पावर आ रही होती है उनको ले लेता हूँ और उसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरा ए आ रहा है, यहाँ से बी आ रहा है, तो ए इंटू बी, यानी कि ए बी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे आंसर देखना है कि मेरा आंसर जो है गिवन वैल्यूज से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। वो मुझे पता चल जाएगा देख कर ही, और मैं हम लोग सीख भी लेंगे उसको कि आंसर बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। तो अगर मेरा सपोज करो आंसर की वैल्यू जो आ रही है वो बड़ी आ रही है गिवन वैल्यूज से, तो उस केस में मुझे जो है आलसीएम निकालना है। अगर मेरा सपोज करो आंसर मेरा गिवन वैल्यूज से छोटा आ रहा है, तो उस केस में मैं क्या निकालूंगा, एच सी एफ निकालूंगा। अब मुझे ये कैसे पता चले, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर बड़ा आने वाला है या छोटा आने वाला है? उस चीज़ को देखते हैं। मुझे जो नंबर दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 12, 16 एंड 24 है। जब मैं इन तीनों से कोई एक नंबर है मेरा एक्स, उसको डिवाइड कर रहा हूँ इन तीनों नंबर से, तो मेरा क्या है वो प्लस का 7 दे रहा है, यानी कि प्लस का 7 छोड़ रहा है, तो यानी कि एक्स माइनस 7 को डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर सपोज करो मैंने 16, 12, इसका मतलब ये है अगर 12, 16 एंड 24 को मैं एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर मेरा जीरो जब आएगा तब मैं उसमें से 7 माइनस कर दूंगा जो गिवन वैल्यू से। वही चीज़ लिखी है जो मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी। मैं इसको भूल जाता हूँ या पहुँचता हूँ अपने वैल्यूज़ पे जो मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं नंबर्स। अब देखिए मुझे रिमाइंडर 7 छोड़ना है और वो नंबर को डिवाइड कर देना है। मुझे रिमाइंडर 7 छोड़ना है और वो नंबर को डिवाइड कर देना है। तो मैं इससे छोटा नंबर लेता हूँ, सपोज करो 10 लिया, 10 को मैं 12 से डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू नहीं लानी है। क्वेश्चन कह रहा है क्या डिवाइड कर दूँ मैं 10 को और रिमाइंडर 7 आ जाए, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि जो आंसर आएगा इन तीनों नंबर से डिवाइड होने के बाद में बड़ा आंसर आ रहा होगा कुछ, तो यानी कि बड़ा आंसर आ रहा है, यानी कि मैं क्या निकालूंगा, आलसीएम निकालूंगा। तो निकालता हूँ मैं 12, 12, 16 और 24 का एलसीएम फैक्टर जो है एक साथ निकाल लेता हूँ। या अगर यही मेरा आंसर क्या आ रहा, एचसीएफ निकालना होता, यानी कि जो मेरा आंसर की वैल्यू आ रही होती वो मेरे गिवन वैल्यू से छोटी आ रही होती, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, जब फैक्टर निकालूंगा तो क्या करूँगा, सेपरेट सेपरेट करके निकालूंगा, अलग अलग नंबर अलग अलग प्राइम फैक्टर से निकालूंगा। अगर मेरा एचसीएफ छोटा, अगर मेरा सपोज करो ये आंसर की वैल्यू छोटी आ रही होती, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ के केस में जो मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा वो एक एक नंबर के करके निकालूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने तीनों के निकाल दिया, लेकिन यही अगर एचसीएफ का केस होता तो क्या करता,
1/1 करके निकाल दो। तो मैंने 2 से डिवाइड करा, ये मेरा 6, ये मेरा 18, ये 12। फिर से 2 से डिवाइड करा, 3, ये मेरा 4, ये मेरा 6। फिर 2 से डिवाइड करा, 3, 2, 3। फिर 2 से करा मैंने, 3, 1, 3। 3 से करा फिर तीनों 1, 1, 1। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 12, 16 एंड 24 के प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर कितना 16 और 3 की पावर 1 कितना 3, 16 3 जा 48। ठीक है। और उसमें कितना छोड़ना है, नंबर निकालना है। तो द फाइनल नंबर इज 48 प्लस का 7, तो कितना हो गया 55 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। मैं चेक करना चाहूँ तो कर लेता हूँ। मैंने 55 को 12 से डिवाइड करा, मुझे पता है 12 फोर जा 48 होते हैं, 12 फोर जा 48 होते हैं। 55 में से 48 माइनस करा, कितना बचा 7, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। अब दूसरा नंबर मेरे पास कितना है 16, मैंने 55 को 16 से डिवाइड करा, 16 3 जा 48, 55 में से 48 माइनस करा, कितना बचा 7। सेम 24 वाला करूँगा, सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का भी पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है, टू नंबर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 100 एंड देयर एलसीएम इज 180। मुझसे पूछा है एचसीएफ बता दो इस नंबर का। अच्छा, जब भी मुझे रेशियो में कोई चीज़ दे रखी है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई एक कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई हो रखा है। तो मैं वही चीज़ से स्टार्ट करता हूँ। बी, मैंने क्या करा, लेट फर्स्ट नंबर मान लिया, क्योंकि 2 नंबर बता रहा है। फर्स्ट नंबर मान लिया 2x, सेकंड नंबर को मान लिया मैंने क्या, सेकंड नंबर भी 3x। फर्स्ट नंबर मैंने माना है 2x और सेकंड नंबर को मान लिया मैंने 3x। अच्छा, इन दोनों का एचसीएफ निकाला। एचसीएफ इन दोनों का क्या आएगा, x आ जाएगा। ठीक है। तो मुझे बताया x एचसीएफ, या फिर मुझे बताया कि x इंटू नंबर यानी कि 2 × 3 किसके इक्वल होगा, एलसीएम के होगा। एलसीएम मुझे कितना दे रखा है, एलसीएम मुझे दे रखा है 180, तो मैंने 180 लिख दिया। तो x इंटू 6 इज इक्वल टू 180। 6 से मैंने 180 को कैंसिल आउट करा, कितना आ गया 30। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 30। अच्छा क्वेश्चन था, 5 का बी वाला अच्छा क्वेश्चन था। ये 2023 का क्वेश्चन है। चलिए, हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से क्वेश्चन, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 इज। एलसीएम और एचसीएफ पूछा, सिंपली क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। एचसीएफ भी पूछा है तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है कि एचसीएफ के केस में प्राइम फैक्टर अलग अलग करके निकाल लेते हैं। तो मेरा 12 है, 2 से डिवाइड करा मैंने 6, 2 से करा 3, फिर 3 से करा 1। ये मेरा कितना 21, 3 से डिवाइड किया मैंने 7, फिर 7 से करा 1। फिर नेक्स्ट मेरे पास कितना 15, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5। तो 12 के फैक्टर आ रहे हैं मेरे पास कितने, 2 × 2 × 3। 21 के फैक्टर आ रहे हैं कितने, 3 × 7। एंड 15 के फैक्टर आ रहे हैं 3 × 5। एच सी एफ के केस में क्या है मेरा, मुझे लोएस्ट कॉमन पावर लेनी होती है। तो मेरा 2 इसमें आ रहा है 12 में, लेकिन 21 में नहीं है, 15 में भी नहीं है। कॉमन तो है नहीं, 2 2 हट गया। अब बचा मेरा 3 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी। और कितनी पावर है तीनों में कॉमन, 1। तो 3 की पावर 1 कॉमन आ गई। और कुछ कॉमन आ रहा है, या 5 है, 15 में मेरा 5 है लेकिन 21 में नहीं है, ना ही 12 में है, तो 5 भी गया। 21 में मेरा 7 आ रहा है लेकिन 12 में भी 7 नहीं है, ना ही 15 में, तो केवल 3 ही
मेरा आंसर आ गया। अब मैं देख लिया थ्री मेरा कहीं आ रहा है, एचसीएफ मेरा थ्री, क्योंकि एचसीएफ पहले पूछा है ना, तो एचसीएफ की पहले वैल्यू पहले चेक करेंगे। ये भी थ्री आ रहा है, ये भी थ्री, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है, एलसीएम ले लिया। कि मैंने एलसीएम के केस में मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, क्या जो भी नंबर होंगे उन सबके नंबर्स की पावर ली जाएगी, और वो भी हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर मेरा टू की पावर कितनी है, टू, यहाँ पर नहीं है, 21 में नहीं है, 15 में भी नहीं है, तो टू की पावर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर वन, सब में कॉमन है, थ्री की पावर वन आ गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर मेरा सेवन है, सेवन की पावर वन है, और फाइव की पावर वन है, उनको भी लिख दिया, सेवन की पावर वन मल्टीप्लाई बाई फाइव की पावर वन इक्वल टू टू की पावर टू कितना, फोर, थ्री इंटू सेवन इंटू फाइव, इन का फोर का थ्री में मल्टीप्लाई करा 12, मल्टीप्लाई बाई सेवन का फाइव में करा 35, इसका मल्टीप्लाई करा 12 का फाइव में करा, 12 फाइव जा 60, कैरी कितना 6, 12 थ्री जा 36 प्लस का 6 42। तो एलसीएम आ गया मेरा 420, और एचसीएफ आ रहा है थ्री, 420 एंड थ्री, सही है। तो ऑप्शन सी। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 11 19 3। आई थिंक ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये 7 है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट सिक्स माइनस का फोर अंडर रूट फाइव इज, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट सिक्स माइनस फोर अंडर रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट, और मुझे बता रखा है, कि रूट फाइव जो है मेरा एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने देखा था कि जब भी मुझे इरेशनल नंबर वाला चीज़ आ जाए प्रूव करने के लिए, तो मैं उसका उल्टा अज्यूम कर लूँगा। जैसे मैंने लेट करा कि सिक्स माइनस का फोर अंडर रूट फाइव जो है वो मेरा क्या है, इज़ आ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, उसे मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, सिक्स माइनस का फोर अंडर रूट फाइव इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। फिर से वही बात जो हमने रूट थ्री वाले में देखा था, बेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, और यहाँ पर मैंने बता दिया क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, और मैंने बता दिया क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। फिर मैंने क्या करा, मुझे रूट फाइव की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे रूट फाइव बता रखा है एक रैशनल नंबर है इसलिए। तो मैंने सिक्स माइनस का पी बाई क्यू उधर ले आया, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे ही माइनस का साइन, माइनस का फोर अंडर रूट फाइव में उधर ले गया, तो किसको हो जाएगा वो, प्लस का फोर अंडर रूट फाइव। एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया एलएचएस से क्यू, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी सिक्स क्यू माइनस का पी इज इक्वल टू फोर अंडर रूट फाइव। अंडर रूट फाइव की वैल्यू निकालनी है, फोर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में ले आऊँगा, किस में आ जाएगी, डिवाइड में, सिक्स क्यू माइनस पी अपॉन फोर क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव। हो गया मेरा क्वेश्चन बस। अब मुझे कहाँ जो बातें हैं वही लिखनी है मुझे। मैंने ये माना था ये मेरे एक रैशनल नंबर है, जो रैशनल नंबर था, मैंने ये अज्यूम करा था कि सिक्स माइनस का फोर, मैंने ये अज्यूम करा था सिक्स माइनस का फोर अंडर रूट फाइव जो है मेरा एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि उसे मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर मैंने बता दिया कि क्यू मेरा जो है जीरो नहीं हो सकता है। फिर मैंने क्या करा, मैंने वहाँ से दोनों को इक्वल करा, इक्वल करने के बाद में मैंने रूट वाले टर्म एक कर लिया, नॉन रूट वाले एक साइड में कर लिए, एलसीएम लिया, फिर ये वैल्यू आ गई फाइनल। ये मेरा कैसा नंबर था, एल एच एस, रैशनल माना है, तो ये मेरा रैशनल होगा क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन ये मेरा रूट फाइव कैसा है, एक रैशनल नंबर है, तो यानी कि एक मेरा एल एच एस क्या है, एल एच एस इज अ रैशनल नंबर, और आर एच एस मेरा क्या है, रूट फाइव इज एन irrational number, RHS is an irrational
नंबर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस। तो एंस 6 - 4 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो मुझे फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल दिया था, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो मुझे √3 का बता दिया है मैंने, इसमें ही अगर सपोज करो 1/√3 पे बता देता हूँ, 1/√3 पे होता। तो मैंने क्या करा, इसको वही करना है, एक रैशनल नंबर मान लूँगा। रैशनल नंबर मुझे पता है P/Q की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो वहाँ से मैं लिख दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इनका, तो Q की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3 P। √3 P आ जाएगी, मैं दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दूंगा, Q² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3P²। तो इसका मतलब क्या है, थ्री थ्री जो है Q² को डिवाइड कर रहा है। तो थ्री, इसका मतलब क्या है कि थ्री जो है Q² को, इसका मतलब क्या है, थ्री जो है डिवाइड कर रहा है Q² को। तो इसका मतलब थ्री जो है Q को भी डिवाइड करेगा। तो सेम प्रोसेस जो मैंने √3 वाले में बताई थी वैसे ही करना है। बस ये एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा से हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस सेम, बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जो स्क्वायरिंग वगैरह करना है वो। और इस टाइप के रैशनल नंबर पे क्वेश्चन आते ही आता है, हर बार बोर्ड में आया हुआ है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपन को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ में पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, 3 balls ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 balls rang at 6 a.m. When the 3 balls will ring together next. क्वेश्चन कह रहा है कि तीन मेरे पास बेल्स हैं, घंटी हैं, वो 4 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट के बाद से बजती हैं। 6 बजे, सुबह के 6 बजे में क्या है, तीनों एक साथ बज गई। तो फिर मुझसे पूछा है कि फिर से ये तीनों एक साथ कब बजेंगी। अच्छा, फिर से वही कॉन्सेप्ट एचसीएफ और एलसीएम का। इसमें मुझे पहले तो यही पता करना है कि मेरा आंसर की वैल्यू इन गिवन नंबर से, गिवन वैल्यू से छोटी आने वाली है या बड़ी आने वाली है, ये चेक करता हूँ मैं। बैल से लिख लिए, ये B1, B2 एंड B3। ये मेरा टाइम जो कि किस में दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है। ये 4 मिनट बाद बज रही है, ये 7, ये 14। अब मैंने देखा कि मेरे ये आंसर की वैल्यू आने वाली है इन गिवन नंबर से बड़ी आ रही है या छोटी आने वाली है, वो मैं पहले चेक करता हूँ। वो कैसे चेक करूँगा, मैंने चेक करा, सपोज करो मैं 10 मिनट का टाइम ले लेता हूँ। 10 मिनट पर मेरा B1 और B2 बेल्स जो हैं वो तो रिंग कर जाएंगी, लेकिन B3 जो जो मेरी बेल 3 है, वो कब रिंग करेगी, 40 मिनट पर। यानी कि जो आंसर की वैल्यू आ रही है इन तीनों से प्लस वैल्यू आएगी, इन तीनों से बड़ी आएगी। तो मैंने बताया बड़े वाले केस में जब भी आंसर बड़ा आ रहा होगा तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। गुड। तो एलसीएम हम निकालते हैं, किसका, एलसीएम लेना तो तीनों नंबर्स का फैक्टर एक ही साथ में ले लेंगे, 4, 7 and 14 है। 2 से डिवाइड करा, 2 4 2 से डिवाइड करा 4 को 2, 7 एज इट इज, 14 को करा 7, फिर 2 से करा 1, 7, 7, 7 से करा 7, 1, 1 and 1। तो मेरा एलसीएम आ गया किसका, 4, 7 and 14 का। क्या आ गया, 2 की पावर 2 × 7। 2 की पावर 2 कितना, 4 × 7। ये मैंने 4 का मल्टीप्लाई करा 7 में, कितना आ गया, 20। क्या हो गया बेटा, 28। मैंने 4 का मल्टीप्लाई 7 में करा तो कितना आ गया, 28। यानी कि 28 मिनट बाद फिर से तीनों बेल्स एक साथ में रिंग करेंगे। यानी कि वो सुबह में 6 बजे एक साथ रिंग कर रहे थे, तो 6 में मैंने 28 मिनट और जोड़ दिया तो कितना आ गया, 6 बजकर 28 मिनट पर फिर से तीनों के तीनों बेल्स एक साथ रिंग करेंगे। तो मैं ये आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ,
6 AM पे तीनों शायद साइमल्टेनियसली बजे थे, तो 28 मिनट और ऐड करा तो कितना आ गया, 6:28 पर। फिर से तीनों एक साथ में रिंग करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर सपोज करो यही, अगर यही मेरा एलसीएम की वैल्यू मान लेता हूँ मैं, कितनी आ रही होती, 72 मिनट्स आ रहा होता, तो मेरा आंसर कैसे निकालता मैं। तो छः मेरा मुझे पता है, मुझे एक 1 हार में मेरे पास कितने मिनट, 60 मिनट्स हो रहे हैं। तो 1 हार में मेरे 60 मिनट, तो जो मैं क्या करता, 72 को आवर्स में कन्वर्ट करता। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है एक हार में मेरा 60 मिनट, तो 72 मिनट्स को मैं हावर में कन्वर्ट करूँगा, मैं घंटे में। तो मुझे पता है एक घंटे में मेरे 60 मिनट, तो मैं क्या करूँगा, 72 मिनट्स को हावर में कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, 72 को डिवाइड करा मैंने कितने, 60 से, 60 बन जा 60, माइनस करा मैंने कितना आ गया ये, यानी कि ये मेरा 1 घंटा आ गया, और ये मेरा कितना बचे रिमाइंडर, 12 मिनट, यानी कि 1 हार एंड 12 मिनट। अगर मुझसे यही टाइम पूछा होता कि ये फिर से ये तीनों बैल कितने टाइम बाद रिंग करेंगी साथ साइमल्टेनियसली या फिर एक साथ, तो मैं मेरा ये वाला टाइम जो गिवन टाइम दे रखा होगा उसमें जोड़ दूंगा। सपोज करो यहाँ पर मेरा 6 दे रखा है, अगर यहाँ पर मेरा 6 दे रखा है, तो मैं 6 में ऐड कर दूंगा। 6 में मैंने एक ऐड करा, 6 में मैंने 1 ऐड करा, तो कितना आ गया 7, यानी कि 7:12 पर फिर से तीनों के तीनों बेल्स एक साथ रिंग करेंगी। यही टाइम मेरा क्या सेकंड में भी दे सकता है, तो मुझे सेम ही कॉन्सेप्ट लगाना है, बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं करना, इसी तरह का टाइम पीरियड निकालूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से वही, इस पूरे चैप्टर में बस रैशनल नंबर इरेशनल नंबर निकालना है मुझे, और दूसरा ये एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा बस। अब मुझे बस ये लॉजिक सीख लेना है कि मैं एलसीएम किस केस में निकालूंगा और एचसीएफ किस केस में निकालूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए जल्दी से, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, म- मैं करता हूँ क्वेश्चन। वो बता रहा है मेरा एक टीचर वर्कशॉप हो रही है, जिसमें मुझे पता रखा, जिसमें नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं वो फ्रेंच हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, उनके नंबर्स दे रखे हैं। फ्रेंच के दे रखे हैं 48, हिंदी के दे रखे हैं कितना 80, और इंग्लिश का कितना दे रखा है 144। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, जो कि मेरा जिसमें ये टीचर बैठ सकें, और सारे के सारे क्या हों, एक ही एक रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर बैठना चाहिए। तो इतने कम से कम कितने रूम मुझे रिक्वायर्ड है। मैं क्वेश्चन समझ गया, मैंने देखा, मैंने वही वैल्यू ले ली, सपोज करो इससे बड़ी वैल्यू ले ली 150। 150, मेरे पास नंबर ऑफ टीचर कितने हैं, 144 है इंग्लिश के। मैंने वैल्यू ली है सपोज करो 150। 150 क्या है, मेरा 144 से बड़ा है, मेरे पास नंबर ऑफ पीपल है 144। तो 144 लोगों को मैं कैसे 150 रूम से मैं बिठाऊंगा। तो उस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, गुड, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, यस। तो मैंने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ के लिए मैंने बताया था फैक्टर क्या करूँगा, मैं अलग अलग निकालूंगा। 224, 212, 26, 2, 2, 3 बन जा 3। नेक्स्ट मेरा कितना है 80। 80 मैंने इसके प्राइम फैक्टर निकाले, 2, 2 से डिवाइड करा मैंने 80, कितना आया 40। फिर 2 से डिवाइड करा कितना आ गया मेरे पास 20। फिर 2 से डिवाइड करा 10। फिर 2 से करा 5। नेक्स्ट 5 बन जा 5। नेक्स्ट 144 के मैंने फैक्टर निकाले, 272। फिर 2 से डिवाइड करा मैंने कितना 36। फिर 2 से डिवाइड करा कितना 18। फिर 2 से डिवाइड करा 9। फिर 3 से डिवाइड करा कितना 3, 3 जा 9, 3 से 1। तो इस सब के मेरे फैक्टर आ रहे हैं 48 के फैक्टर आ रहे हैं कितना, 48 के फैक्टर आ रहे हैं मेरा क्या, 2 की पावर 4,
मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। 80 के वेक्टर आ रहे हैं कितना, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। 144 के वेक्टर आ रहे हैं मेरे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। एचसीएफ में मुझे पता है, एचसीएफ के केस में मैं क्या करता हूँ, जो भी पावर मेरी कॉमन आ रही होगी, हाईएस्ट लोएस्ट पावर कॉमन आ रही होगी, उसको मैं ले लेता हूँ, जो भी मेरी पावर कॉमन। एचसीएफ के केस में मैं वो नंबर से लेता हूँ जो मेरे सब में कॉमन आ रहे होंगे। 2 की पावर 4 यहाँ पर भी है, 48 में भी है, 80 में भी है, एंड 144 में भी है। तो 2 की पावर 4 तो ये आ गया। और 3 की पावर 2 मेरा 144 में है, 3 की पावर 1 मेरा 48 में है, लेकिन 80 में नहीं है तो 3 नहीं लेंगे। ऐसे ही 80 मैंने चेक करा, 80 में मेरा 5 की पावर 1 आ रहा है, 48 में नहीं आ रहा, 148 में, 48 में नहीं आ रहा, और 144 में भी नहीं आ रहा, तो 5 भी नहीं लिया जाएगा। तो मेरा एच सी एफ यानी कि वैल्यू आ गई 16। यानी कि एक एक गिलास में कितने नंबर ऑफ टीचर्स बैठ रहे हैं, 16 बैठ रहे हैं, 16। अब मैंने देख लिया कि मुझे टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड जो है ना, वो निकालना है। टोटल नंबर ऑफ रूम कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम, वो कैसे निकालूंगा। मेरे पास हिंदी के कितने टीचर हैं, 48। और एक क्लास में कितने बच्चे, एक क्लास में कितने टीचर बैठ रहे हैं, 16 प्लस का। हिंदी के कितने टीचर्स हैं, 80। और एक क्लास में कितने टीचर बैठ रहे हैं, 16 प्लस का। मेरे इंग्लिश के कितने टीचर हैं, 144। और एक क्लास में कितने टीचर बैठ रहे हैं, 16। 16 3 48। ये मैंने कैंसिल आउट करा 16 से। 16 3 48, 16 5 80, 16 9 144। तो मेरी वैल्यू आ गई 3 + 5 + के 9। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 3 + 5 8 + का 9 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कदम, इसी तरह आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पी वाई क्यूज डिस्कस करे इस चैप्टर के। तो आगे आपको कोई भी और टॉपिक बढ़ना है या फिर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाए बता सकते हैं।